अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास पेपर। जिस बुक के हैं वो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर पास पेपर ही पढ़ते हैं और उनका जो पेपर होता है वो 60 से 70% जो होता है वो पास पेपर में से ही आता है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर उनकी जो पास पेपर होते हैं ना, कहा नहीं जाता बेसिकली ये है भी रियलिटी कि अगर उसके जो पास्ट पेपर है ना अगर वो कर लिए जाए ना तो आप जो कहीं नहीं गए अगर आपके जो है ना 70 से 75 जो नंबर है ना वो आपके आ जाते हैं। इसी से बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि मेरे साथ ये खुद हुआ है क्योंकि मैं खुद जो इसकी एफिलिएटेड कॉलेज की ही बच्ची हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर था तो हमने दिया था 2022 में पेपर दिया था हमने और 2019 का फुल फ्लैज वही पेपर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उन्होंने पेपर दे दिया था। हमें उसका इवन के एक क्वेश्चन भी उन्होंने आगे पीछे नहीं था किया। अगर आप पास पेपर जो है ना वो कर लेते हैं अच्छे से तो इसके जो है ना आपके ये भी हो सकता है कि आप 100% भी मार्क्स ले जाओ। और वैसे भी ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये एक 3 बेस सब्जेक्ट है, इसमें फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें जो है फुल मार्क्स ना आए, इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो हमने जो सबसे पहला पहला पेपर है ना वो है हमारा जो है पास पेपर है जो है वो 2016 का है। उसकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मतलब कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से हैं, सबसे पहले जो है हमारे पास है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। के वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है ना वो क्या है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मींस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ एज। मींस ये वर्कफोर्स, इसमें जो वर्कफोर्स है ना वो मींस कहा गया कि जो एम्प्लॉयज हैं। और डाइवर्सिटी मींस डिमेंशंस के डिमेंशंस मींस के किस रैंक के हैं, मतलब कि वो किस एज के हैं, किस कल्चर के हैं, उनकी फिजिकल एबिलिटीज क्या हैं और डिसेबिलिटीज मींस के जो मजदूर लाइक जो होते हैं। अब हर कंपनी में ये होता है कि उनके पास एक कोटा होता है कि लाइक वो डिसेबल पर्सन जो होते हैं ना उनको भी क्या चांस दिया जाता है कि अगर ये किसी का अगर क्या टांग नहीं है तो क्या होता है कि उसमें एक दो सीट किसी भी कंपनी में क्या फर्म में क्या होता है कि एक दो सीट उन्होंने रखी होती है कि वो ऑफिस लाइक वर्क तो कर सकता है ना, अगर वो कोई मजदूरी नहीं कर सकता, कोई जो है ना वो फैक्ट्री साइड का काम नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कि ऑफिस पेपर वर्क तो वो कर ही सकता है। तो इस तरह के जो क्या होते हैं वो डिसेबिलिटीज। अब इसमें क्या कर रहा है जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है ना उसमें क्या कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना इम्प्लॉयज को ना उसकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी रेस, उसके मतलब उसकी नस्ल के अकॉर्डिंग, उसके मजहब के अकॉर्डिंग और उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, उसमें क्या उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस उनको क्या कर दिया अलग अलग कर दिया जाए, उनकी डिमेंशंस को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग रखा जाए। लाइक ये क्या है कि इस तरह हो जाता है कि एक ग्रुप बना दिया जाए या उसमें क्या दो तीन मेल रख दिए जाए या दो तीन फीमेल्स रख दिया जाए तो वो एक ग्रुप बन गया। या इस तरह हो जाता है किसी फॉर्म में कि एक साइड पे क्या कर दिया उन्होंने सारे मेल्स का जो कर दिया और एक साइड पे फीमेल्स का कर दिया, तो वो क्या है इस तरह। अब क्या किया उन्होंने, अगर कल्चर की बात करें कि ये इस कल्चर के मानने वाले हैं तो इस कल्चर की उसको अगर इस कल्चर के मानने वाले हैं इसको दूसरे कल्चर की समझ नहीं आएगी तो वो क्या है इसकी जुबान हो रहा है उसको क्या कि वो क्या करते हैं कि एक ही जैसे कल्चर के जो रहने सहने वाले होंगे ना उनको एक जगह पे रख देंगे। तो वो जो एक ही नस्ल के एक ही जो अब ये क्या करेंगे जो मुस्लिम होंगे उनको एक जगह पे रख देंगे। अब लाइक ये कि इस्लाम के ऊपर बड़ी तनकीद होती है तो मतलब कि लाइक अगर हिंदू और मुस्लिम को एक जगह पे रख दिया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं क्या वो अपने क्या दीन को क्या वो डिस्कस करते रहेंगे। तो इस वजह से क्या किया जाए, अब वर्क फोर्स डाइवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज्यादा एचआर की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को किस तरह जो क्या है वो मैनेज करता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर जो है हमारे पास है, नॉलेज वर्कर आर वर्कर्स हुज मेन कैपिटल इज नॉलेज। नॉलेज वर्कर सिंपली जो आपको इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नॉलेज वर्कर है अब जो हर ऑर्गेनाइजेशन है ना अब उसने क्या किया होता है अपने वर्कर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या किया होता है अपना कुछ नॉलेज दिया गया होता है। लाइक अगर किसी को कोई प्रोडक्ट है तो उसने क्या किया होता है
अपना प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या होता है कि फार्मूला होता है। अब देखें, अब कोई प्रोडक्ट है, किसी की बड़ी अच्छी चल रही है, अब क्या वो फार्मूला जो उसकी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको तो पता होगा ना इसका फार्मूला क्या है, ये किस तरह प्रोडक्ट बनी है। तो ये क्या होता है कि वो इस तरह का उनको नॉलेज क्या कर नॉलेज पता होता है, वो फिर किस तरह उनको कंपटीटर से भी बचाना है, अपने कंपटीटर से बचानी है अपने नॉलेज को। वो फिर इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है कि संभाल के भी रखना है, अपने एम्प्लॉयज को इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड करना है कि अगर बाद में कि वो कंप्यूटर के पास चला भी जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, कि अगर वो कंप्यूटर उस फार्मूले को यूज भी कर ले, बाद में उस नॉलेज को यूज कर ले, तो हमें को कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचे। कि इस तरह से मैनेज करना है कि अपने वर्कर को नॉलेज दे के भी नहीं देना है, इस तरह का फार्मूला। ये क्या है, ये क्या करना होता है, ये सारा कुछ सोचना होता है। किसने सोचना होता है, ये कि एचआर ने सोचना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है राइट साइजिंग। राइट साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अ कंपनी सो इट कैन मेक अ प्रॉफिट मोर एफिशिएंटली एंड मीट अपडेटेड बिजनेस। राइट साइजिंग क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि राइट टाइम पे क्या किया जाता है कि कंपनी को ना जो काम नहीं अच्छा कर रहे, मतलब जैसे 3 मंथ बाद क्या किया जाता है, पूरा कंपनी का क्या उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसकी हर चीज देखी जाती है 3 मंथ बाद कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम जो है ना सेटिस्फाई हैं अपने एम्प्लॉय से, वो एम्प्लॉयज हमारे बड़े अच्छे हैं, क्या किया जाता है उनकी प्रमोशंस की जाती हैं, उनको क्या उनके ओहदे बढ़ाए जाते हैं। अगर हमारी कंपनी जो है ना वो लॉस में जा रही है, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो सही नहीं काम कर रहे, तो उनको क्या किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है कंपनी से। तो ये क्या होता है राइट साइजिंग, मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, इसको कहते हैं राइट साइजिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट एज मेंशन्ड प्रीवियसली इज एन इन्वायरमेंट दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली क्या करता है, ये इम्पैक्ट डालता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक ये जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ना कोई जो रूल इस तरह का बना देगी, तो मतलब कि कोई टैक्स लगा देगी या कोई कोई लाभ पेश कर देगी किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस तरह जाके कि हमारी कंपनी के अंदर ना हो के भी तो फिर भी क्या करेगी, कंपनी को इफेक्ट करेगी। तो इसको कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल फोर्स। दिस टैक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 है पॉलिटिकल फोर्सेस क्या होता है। These steps from government policies and the extent to which these any change that are implemented have an influence on an organization or a business. HR terms examples include change the tax rules। अब क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या होती है कि जिस तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। तो हाँ, अगर पाकिस्तान में तो देखा जाए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है ना वो उसके क्या उसका तो बहुत ज्यादा बुरे हालात है, तो वो क्या चेंज होती रहती है, तो हमारे जो कवानीन है ना वो भी चेंज होते रहते हैं। तो वो क्या हो जाती है, टैक्स क्या होता है कभी कम हो जाता है, वैसे कम तो होता नहीं है, ज्यादा ही होता जाता है। थोड़े थोड़े दिन ये भी गुजरते हैं तो टैक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसी ना किसी चीज पे क्या होता है टैक्स बढ़ जाता है। अब वो टैक्स क्या होता है, अब वो टैक्स बढ़ जाता है, फिर ये सारा कुछ क्या करना होता है, ये एचआर ने मैनेज करना होता है कि ये वाला ला लग चुका है, ये वाला टैक्स जो है ना, अब हमारी जो प्रोडक्ट है ना अगर वो बाहर के मुल्क में जाएगी तो हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर हम इतना टैक्स पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ये सारा कुछ किसने देखना होता है, ये भी एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। डिफाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। A human resource information system is a software solution that maintains, manages and processes detailed employee information, human resource related policies and procedure। अब क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जो क्या करता है कि मेंटेन करता है, मैनेज करता है और प्रोसेस करता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है किसके रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको क्या करता है, उसको मैनेज और उसको मेंटेन करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जॉब मॉर्फिंग। जॉब मॉर्फिंग readjusting skills to match the job requirements or changing of the present job to a new one. Like if you working in a construction site as an electrician, then you shall do the plumbing just to make the work faster. Any work you are capable of doing with is not your usual routine। अब ये मीन्स ये क्या, एक वर्क आप कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो एट अ टाइम 2 जॉब्स कर रहे हो।
अब आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, अपनी जो स्किल्स है ना उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत उसकी स्किल्स है प्लम्बिंग की, तो आप क्या करो वो वाला काम भी करना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हो, और फिर आपने इस दोनों काम को किस तरह आप यूटिलाइज करते हो, उसको कहते हैं जॉब मॉर्फिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्वाट एनालिसिस। स्वाट एनालिसिस जो इसका जो स्टैंड्स फॉर आ जाता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स, मतलब जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना ये इंटरनल फैक्टर, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करते हैं, ये इंटरनली क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये एक्सटर्नली किसी भी फर्म्स को क्या करते हैं, टारगेटेड करते हैं। एनालिसिस ऑफ दिस डायमेंशंस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एचआर डिपार्टमेंट रूल्स इन कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन टू कंडक्ट ए स्वाट। अब वो क्या कह रहा है कि इस सारे एनालिसिस को क्या किया जाता है, इस स्वाट एनालिसिस को लेके जो एचआर होता है ना वो टोटली उसने क्या करना होता है, स्वाट एनालिसिस के ऊपर क्या करना होता है, वर्क करना होता है। असल में वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देखता है, स्ट्रेंथ उसने देखनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उसने वीकनेस देखनी होती है, उसने अपॉर्चुनिटीज देनी होती है, और उसने थ्रेट्स देखने होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? Job analysis is the process of gathering and analysis information about the content and human requirements of job as well as the context in which job are performed. This process is used to determine placement of jobs under and evaluate the decision making in this era is shared the unit of human resources. Job analysis क्या है कि आपने अगर कहीं पे जॉब करनी है तो या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उस सारी जो भी सारी इंफॉर्मेशन है ना कहीं पे कर रहे हो और कहीं पे आप करना चाहते हो, तो अगर आप क्या करते हो उस सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उस कंपनी की ये वो हर चीज जो क्या करते हो आप उसका क्या करते हो, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और उसका क्या करते हो, देन उसको देखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वो देखते हो, कुछ अपनी लिखते हो रिक्वायरमेंट्स, कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स लिखते हो, तो देन उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस। उसके बाद आ जाता है डिफाइन एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरेंस मींस ये क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में क्या कर रहे, अगर आप लोग काम कर रहे हो तो अगर उसमें क्या होता है, अगर उसमें किसी बंदे की जरूरत है, लेकिन अब किसी बंदे की जरूरत है, किसी स्किल पर्सन की जरूरत है, और क्या करते हो आपके कोई जानने वाला है लेकिन वो किसी और कंपनी में काम करता है लेकिन उसको इस वाले काम की स्किल है, तो आप चाहते हो कि वो इधर आ जाए, और आप क्या करते हो अपनी कंपनी को उसका नाम बताते हो, उसकी क्या करते हो उसकी सीवी देते हो, बताते हो अपना अपना रेफरेंस देते हो, उसको बताते हो बड़ा क्वालिफाइड है, उसको बड़ा कुछ आता है, तो वो क्या करता है आपके नेटवर्क के थ्रू वो कंपनी में एंटर करता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक एम्प्लॉय रेफरेंस बन जाएगा, वो आपकी तरफ से रेफरल आ जाएगा, और देन आपको इसके ऊपर क्या मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब आपकी तरफ से आया वो बड़ा अच्छा था, इसने काम किया, आपको भी इसके ऊपर प्रमोशंस मिलती हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस। डिफाइन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है इसको रिक्रूटमेंट अदर नेम इज हायरिंग। इस क्या होता है, हायर करना, एम्प्लॉयज को हायर करना जो होता है ना, ये सारा प्रोसेस क्या करना होता है, स्टार्टिंग पीरियड उसका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, इंटरव्यू करना, फिर उसको सिलेक्ट करना एंड हायरिंग, ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज, क्या करना उस एम्प्लॉयज को हायर करना, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडीशनल जॉब ऑफर। कंडीशनल जॉब ऑफर क्या होती है, कंडीशनल जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट इज जॉब ऑफर। कंडीशनल जॉब ऑफर क्या होती है कि अगर आपने कोई जॉब करनी है तो वो क्या करते हैं कि जॉब करनी है तो किसी भी क्या करनी है, कोई भी जो फर्म होती है लाइक इस तरह जो बेसिकली ज्यादा होती है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो उसके ऊपर कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस रखते हैं, लेकिन अगर किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाओ तो उधर भी बड़ी कंडीशंस होती हैं, वो क्या करते हैं आपका मेडिकल मांगते हैं पहले,
तो क्या होती है, ये कंडीशन होती है। आपने मेडिकल क्या करना होता है, वो क्लियर करना होता है। अगर आप ड्रग्स तो नहीं यूज करते, उसकी भी आपकी क्या होती है, पूरा मेडिकल होता है। अगर आप ड्रग्स यूज करते हो, ये सारा कुछ क्या होता है, ये आपने सक्सेसफुली अगर पास करते हो देन आपको वो जॉब मिलती है। तो ये क्या करती है, किसी जॉब पे कंडीशन लगा दी जाए ना, अगर आप वो कंडीशन जो है वो पास करोगे देन ही वो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं कंडीशनल जॉब ऑफर। उसके बाद आ जाता है जॉब रोटेशन। Job rotation is a systematic movement of employees from one job to another with the organization to achieve various human resource objectives such as orienting new employees, training and employees, enhancing career development and preventing job boredom। अब वो क्या कह रहे हैं कि जॉब रोटेशन क्या है कि उसी कंपनी में क्या कर रहे हो, उसी कंपनी में ना वो जो जॉब है ना, अब वो उसको जो जॉब मिल रही है, अब वो क्या करता है, वो एक ही जो काम करके ना इंसान क्या होता है, वो थक जाता है। अब वो क्या कर रहा है कि उसको क्या, अगर वो पहले क्या करता, अगर बैंक में है, अगर वो पहले कैशियर है ना, देन उसको क्या कर दिया, उसको कैशियर का सेक्रेटरी बना दिया, देन उसको हेड कैशियर बना दिया। तो वो क्या मीन्स आ जाता है कि रहेगा वो उसी फील्ड में। अब ये नहीं करना कि अगर वो कैशियर है तो उसको पकड़ के मार्केटिंग की फील्ड में फेंक दिया, इस तरह नहीं करना। क्योंकि उसको उसी फील्ड में रखना है, लेकिन वो क्या कि 2 से 3 मंथ बाद क्या करना है, उसकी जो जॉब है ना वो रोटेशन होती रहेगी, मतलब कि चेंज थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। इस तरह क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है ना उसको भी नई चीज सीखने का क्या वो भी मिलती रहेगी, देन वो क्या होगा, वो बोर भी नहीं होगा, एक जॉब कर करके वो बोर भी नहीं होगा। और सबसे मेन एडवांटेज इसका क्या मिलता है, अगर बाज औकात कि अगर कोई जो है ना हमारे पास से चला भी गया है, कोई जो एम्प्लॉय चला भी गया, तो देन अगर हमने कोई जो है ना न्यू हायर करना है, लेकिन उसको उसकी स्किल्स का पता होगा, देन उसके वो जो उस काम के लिए हम उसको भी रख सकते हैं, वो भी वो काम इजीली वो कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉब इनरिचमेंट। Job enrichment is a strategy used to motivate employees by giving them increased responsibility and variety in their job. The idea is to allow employees to have more control over their work by doing so can to tap into their natural desire to do good job and contribute to overall goals of the company। ये क्या करना है, जॉब इनरिचमेंट क्या करना होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कर दिया है, उसको थोड़ी सी और अगर वो काम उसको देख रहे हैं, वो काम बड़े अच्छे से कर रहा है, उसको क्या कर दी, उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। अगर कोई वाइस प्रिंसिपल है देन उसको प्रिंसिपल बना दिया, अगर कोई टीचर है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। क्या कर दिया है, उसकी जो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए, देन उसको क्या कर दिया, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो क्या करेगी, आपकी जो है ना फर्म के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और उस जो है ना उस बंदे के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। इसको कहते हैं जॉब इनरिचमेंट, कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ा दी जाए उसी जॉब को लेके, उसको जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। Organizational development in HR involves change and improvement of processes and structure that are part of HR responsibility. These include processes and systems related to perform management, talent management, diversity, employees wellness and so on। अब क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या करता है कि जो HR होता है ना वो क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि उसने कोई ना कोई प्रोसेस क्या इस तरह के कोई ना कोई प्रोसेस क्या करना है, उसने इम्प्लीमेंट करते रहना है, और उसने इम्प्लीमेंट करके क्या करना है, तो उसने परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है, उसने अपनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना है। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी तरह उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करनी है, डेवलपमेंट बढ़ानी है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। डिफाइन क्रिटिकल इंसिडेंट अपार्सल। Critical incident aparsal focus on the essential behavior that determine whether a task is done well or purely. Documentation in this case involve briefly summarizing situation। अब क्या है कि क्रिटिकल इंसिडेंट अपार्सल क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है ना वो जो कोई भी काम कर रहा है, मतलब कि लाइक वो अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो बुरा काम कर रहा है, तो उसका क्या करना है, आपने मंथली जो है ना हर मंथ में अगर जो उसने अच्छा काम किया है वो भी आपने लिख लेना है, और जो उसने बुरा काम किया है वो भी आपने लिख के क्या कर लेना है, अपने रिटर्न फॉर्म में ना अपने पास रख लेना है। वो क्या है, वो उसको कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट अपार्सल।
वो आपके पास एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक एचआर की, हमारे पास जो एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे को किसी भी टाइम जो होते हैं वो ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम क्रिटिकल इंसिडेंट पार्सल कहते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये हमने जो है ना CS SC और IT के जो है ना हमने जो 2016 का पास पेपर जो है ना वो हमने कवर किया। नेक्स्ट जो हमने जो पास पेपर है उससे फिर नई वीडियो में मिलेंगे। देन उसके बाद हम और भी जो पास पेपर है ना वो भी मैं लेके आऊंगी, उसका भी ये जो है ना आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।